ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्नपत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा यह व्याख्यान क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर है। आज का व्याख्यान BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र पर है। इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि इस व्याख्यान के पश्चात आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला युग प्रवर्तक कवि हैं इसे समझा सकेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्यों की विशेषताओं को समझा सकेंगे। आज की विषय वस्तु है निराला जी का जीवन परिचय एवं कृतियां, काव्यगत विशेषताएं, निराला जी का प्रकृति चित्रण, विषय से संबंधित प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म संवत 1953 सन 1887 ईस्वी को मेदिनीपुर के महिषादल में हुआ था। निराला जी ने मर्यादा और सरस्वती पत्रिका की फाइलों से हिंदी सीखी। रविंद्र कविता कानन भी उन्होंने रचा और 1961 में बंगला व हिंदी का व्याकरण सरस्वती में प्रकाशित हुआ, जिससे आचार्य द्विवेदी बहुत प्रसन्न हुए। निराला जी ने 1933 में मतवाला का संपादन किया और इसी बीच में वह निराला उपनाम से कविताएं करने लगे थे। निराला जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण निराला अलग से पहचाने जा सकते हैं। निराला बहुत उदार हृदय भी थे। 1945 में दिल्ली में ब्रज साहित्य मंडल का एक कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें बेधड़क की एक कविता से वह इतने प्रसन्न हुए कि उनकी जेब में जितने रुपए थे वो सब उन्हें पुरस्कार के रूप में दे दिए। जाड़ों में अपनी रजाई या अपना कोट किसी भी गरीब व्यक्ति को दे देना बहुत साधारण सी बात थी। निराला की मृत्यु 2018 सन 1961 में हुई। वियोगी हरि ने कहा था, निराला चला गया और भारत माता ने एक अमूल्य रत्न खो दिया। वह क्रांतिकारी था, कवि था, दार्शनिक था। उसने भारत के जन जीवन का स्पंदन किया था और उसके छंदों में कितने ही करुणा मिश्रित हास्य और करुणा मिश्रित रुदन को कितने लोगों ने समझा होगा। निराला के बारे में किसी कवि ने कहा कि सूर्य तो ढल गया पर ज्योति किरण बाकी है, काव्य के सिंधु पर वाणी की लहर बाकी है, क्या बहुत रोशनी को ढक लिया अंधेरों ने, दीप तो बुझ गया किरणों का सफ़र बाकी है, दीप तो बुझ गया किरणों का सफ़र बाकी है। निराला रूपी सूर्य तो बुझ गया पर काव्य रूपी किरणों का सफ़र अभी भी जारी है। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने अपनी सबल लेखनी से कितने ही काव्य ग्रंथों की रचना की। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा,
बेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना। निराला सिर्फ कवि ही नहीं थे, बल्कि वह कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, समीक्षा लेखक भी थे और अनुवादक भी थे। उनके कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार। उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उछलंखल, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली। रेखा चित्र भी उनके हैं कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरीहा। आलोचना और निबंध में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय, रविंद्र, कविता। जीवनी साहित्य भी उन्होंने लिखा है। राणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। कुछ अनुवाद भी उन्होंने किए हैं। महाभारत, श्री रामकृष्ण वचनामृत, परिव्राजक स्वामी विवेकानंद के भाषण, राधा रानी, तुलसीकृत रामचरित की टीका, गोविंद पदावली आदि। निराला जी की काव्य अभिव्यक्ति। निराला एक निराली प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा से काव्य में बहुत सारे अलग अलग छंद और रूढ़ियों को तोड़ा है। उनके काव्य में विद्रोह का स्वर और स्वच्छंदता स्पष्ट ही दिखाई देती है। निराला स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति के कवि थे। घन गर्जन से भर दो वन, तर तर पादप पादप तन, गर्जो है मंद वज्र स्वर, थर्राए भूधर भूधर। बुद्धि तत्व की प्रमुखता। निराला के काव्य में भावना के स्थान पर बुद्धि तत्व की प्रमुखता दिखाई देती है और बुद्धि तत्व की प्रधानता की वजह से उन्होंने अपनी कविता में बहुत अच्छे और मुक्त छंद कविता को दिए हैं, या उनकी जो कविताएं हैं वो हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गई हैं। प्रथम विजय थी वह, भेद कर मायावरण, दुस्तर तिमिर घोर जड़ावर्त। निराशा, वेदना, दुखवाद और करुणा की विवृति भी उनके काव्य में दिखाई देती है। इसका मूल कारण उनके जीवन में निराशा है। एक उदाहरण देखिए। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित पल, यह अनश्वर था सफल पल्लवित तन, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। देश प्रेम की अभिव्यक्ति। निराला स्वयं स्वच्छंदतावादी थे। उन्हें अपने ऊपर किसी का अंकुश पसंद नहीं था। ऐसी स्थिति में किसी दूसरे देश का शासन अपने देश के ऊपर करना उन्हें कहाँ पसंद आता। उनकी भारत वंदना और जागो फिर एक बार कविताओं में देश प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्टता दिखाई देती है। योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर उन्होंने भारतीयों को एकजुट होकर देश की स्वतंत्रता के लिए एक बार फिर जागने का आह्वान किया है और गीता का स्मरण करवाया है। वैयक्तिकता एवं आंतरिक अनुभूति उनकी कविताओं में यत्र तत्र दिखाई देती है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। निराला ने अपने पूरे जीवन में विद्रोह और संघर्ष किया है। प्रेम और श्रृंगार का चित्रण भी उनके काव्य में मिलता है और छायावादी कवियों की यह एक विशेषता भी है। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी बल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। यह अंश जूही की कली से लिया गया है और यह वही जूही की कली है जो कि आज उनकी काव्य रचनाओं में एक अमर रचना मानी जाती है। पर जिस समय में निराला प्रसिद्ध नहीं हुए थे उस समय में संपादकों द्वारा कई बार इस रचना को अस्वीकृत भी किया गया है। नारी विषयक नवीन दृष्टिकोण। निराला जी नारी के प्रति अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखते हैं। वह नारी को पूजनीय मानते हैं और पुरुष के समान अधिकार भी मानते हैं। राम की शक्ति पूजा में वह सीता, अंजना और शक्ति के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध करना चाहा है कि पराजित पुरुष के जीवन में नारी आशा व विश्वास का संचार कर देती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सड़क पर तोड़ती हुई पत्थर जैसी कविताएं देकर स्त्री के कारुणिक जीवन को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। एक उदाहरण देखिए। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खारोई नहीं, सजा सहज सितार,
सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार। यह अंश वह तोड़ती पत्थर से लिया गया है। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। प्रकृति प्रेम। छायावादी कवियों की एक विशेषता है कि उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। तू किस विस्तृत की वीणा से उठ उठकर कातर झनकार, उत्सुकता से उगता उगता खोल रही स्मृति के दृढ़ द्वार। मानवतावादी जीवन दर्शन। निराला को मानव के विकास का बहुत ज़्यादा ध्यान था और उसमें उनकी रुचि भी थी। वह हर स्थिति में मानव का कल्याण चाहते थे और यह सारी चीज़ें उनकी कविताओं में भी दृष्टिगत होती है। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। निराला और रहस्यवाद। निराला का आध्यात्मिक दर्शन और आध्यात्मिक चेतना की वजह से उन्हें निराला को रहस्यवादी बना दिया गया है। अद्वैतवादी चिंतन। निराला अद्वैतवादी है पर वह शंकराचार्य की भांति गतिहीन न होकर विवेकानंद की भांति गतिशील है। वह जीवन में आए हुए कष्टों को देख करके भाग्य कह करके नहीं टाल देते हैं, बल्कि उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, उनसे संघर्ष करना चाहते हैं। वह कहते हैं, मेरा अंतर वज्र कठोर, देना तुम उसको झकझोर। अद्वैतवादी चिंतन का एक उदाहरण देखिए। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। निराला की प्रसिद्ध कविता मैं और तुम से ये पंक्तियां ली गई हैं और उसमें वह अपने आप को अद्वैतवादी बता रहे हैं और ब्रह्म से अपना रिश्ता बता रहे हैं। निराला ने रहस्यवाद की तीनों स्थितियों का प्रतिपादन अपने काव्य में किया है। जिज्ञासा। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना। रूप राशि में टलमल, कुंदल धवल दशना। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव सहज ही हर किसी में आ जाता है। विरह की स्थिति में जब आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है तो वह उससे मिलन करना चाहती है। प्राण धन को स्मरण करते नयन झरते, नयन झरते। मिलन की स्थिति हर व्यक्ति जो कि अद्वैतवादी होता है या रहस्यवादी होता है, वह ईश्वर से अपना साक्षात्कार भी कराना चाहता है और अपने आप को उसमें विलीन भी करना चाहता है। हृदय में कौन जो छेड़ता बांसुरी, हुई ज्योत्सना अखिल मायापुरी। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में दिखाई देती है। तुम किरणों से अश्रु पोंछ लेते हो, नव प्रभात जीवन में भर देते हो। निराला और प्रगतिवाद। प्रगतिवादी कवियों में सबसे पहले निराला की गणना प्रगतिवादियों में की जाती है। निराला में 3 युग दिखाई देते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। आज का कवि निराला को अपना गुरु मान सकता है क्योंकि उसने अपने काव्य के माध्यम से वह नींव तैयार कर दी थी जिस पर आज का कवि का धरोहर खड़ा हुआ है। रूढ़ि का विरोध। उन्होंने काव्य में रूढ़ि का विरोध भी किया है। पुराने छंद और पुराने लिखने की पद्धति को उन्होंने नहीं अपनाया है। उनके पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी का कहना है कि निराला ने काव्य में जितने भी बंधन थे उन्हें बंधनों से मुक्त किया है। वह नव गति, नव ताल, नव लय और छंद के समर्थक थे और समाज में जो भ्रामक पाखंड या रूढ़ियां प्रचलित थीं उनका भी उन्होंने विरोध किया है। एक उदाहरण देखिए। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, ढोते मैं हूं अक्षय। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। प्रयोगवादी कवियों की विशेषता है कि उन्होंने शोषित वर्ग के प्रति उन्हें सहानुभूति रही है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर,
खो रही अनरीति परबर राष्ट्र सारा देखता है, बाप बेटा बेचता है। प्रगतिवादी जितने भी कवि हैं उन्होंने शोषित वर्ग के दुख को अपने काव्य में उभारा है। शोषितों के प्रति घृणा और रोष भी उनके काव्य का विषय है। उन्होंने गुलाब के माध्यम से पूंजीपतियों के ऊपर करारे व्यंग किए हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंग ओ आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग का प्रतीक है, और यह कविता का अंश कुकुरमुत्ता कविता से लिया गया है। क्रांति का आह्वान उनके संपूर्ण काव्य में दिखाई देता है। निराला जीवन भर रूढ़ियों से संघर्ष करते रहे और साहित्य में भी उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। साम्यवाद का गुणगान। कवि का यह मानना है कि समाज में जो विषमता दिखाई देती है उसका मूल कारण पूंजीवाद है, और इस सब को दूर किया जा सकता है साम्यवाद के द्वारा। फिर पिता संग जनता की सेवा का व्रत मैं, लेता उमंग करता प्रचार, मंच पर खड़ा हो साम्यवाद इतना उदार। यहाँ पर उन्होंने साम्यवाद का गुणगान किया है। व्यंग प्रधान। कुकुरमुत्ता कविता की रचना व्यंग के धरातल पर ही हुई है। कुकुरमुत्ता कविता में समाज, इतिहास, भूगोल वह सभी को अपने अंदर समाहित मानता है। कुकुरमुत्ता कविता अतीत के ऊपर, वर्तमान के ऊपर और भविष्य के ऊपर भी व्यंग करती है, और यह सफलतम रचनाओं में भी मानी जाती है। एक उदाहरण देखिए, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. एलियट ने जैसे दे मारा, या अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई जो खुशबू, रंग ओ आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। या तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी तीन मैंने गुन सुनाकर। कुकुरमुत्ता कविता उनकी लंबी कविताओं में है और प्रसिद्ध रचनाओं में भी मानी जाती है। कला पक्षी वैशिष्ट। कला पक्ष में सबसे पहले देखा जाए भाषा वैशिष्ट को। निराला की भाषा संस्कृत निष्ठ है, और कविता में कोमलता लाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी व बंगला पद्धतियों को अपनाया है। उनकी भाषा में संस्कृत के शब्द बहुलता से आए हुए हैं, और संस्कृत के शब्द अधिकता से आने की वजह से भाषा क्लिष्ट हो गई है। निराला ने अपनी निराली प्रतिभा से हिंदी साहित्य को बहुत से नए शब्द प्रदान किए हैं। उनकी भाषा की क्लिष्टता से चिढ़कर किसी आलोचक ने उनको आधुनिक केशव तक कह दिया है। कोमलता का एक उदाहरण देखिए, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। संगीतात्मकता भी उनके काव्य में दिखाई देती है। पता कहाँ अब वह वंशी बट, कहाँ गए नट नागर श्याम। चित्रात्मकता, उनकी जो भाषा और भाव सौंदर्य हैं, उन्होंने शब्दों के माध्यम से काव्य में चित्रों को उपस्थित किया है। एक भाव चित्र देखिए, विजन वन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुणी। प्रतीक योजना। निराला के काव्य में प्रतीक योजना भी दिखाई देती है। वहाँ नैनों में केवल प्रात, चंद्र ज्योत्सना ही केवल गात। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग उनकी राम की शक्ति पूजा में दिखाई देता है, जिसमें संस्कृत के बहुत से शब्द आए हुए हैं। उनके जो प्रगतिवादी काव्य है उसमें सरलता दिखाई देती है। एक उदाहरण देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर वह आता, पीठ पेट मिलकर दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक। अलंकारों में भी उन्होंने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, तीनों ही अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। शब्द अलंकार में
अनुप्रास, यमक, श्लेष तीनों का प्रयोग कर काव्य को चमत्कारपूर्ण भी बनाया है। कंपित उनके करुण करों में तारक तारों की सी तान, बता अपने अतीत का क्या तू भी गाती है गान। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, संदेह आदि अलंकारों का प्रयोग कर उन्होंने काव्य के नए प्रतिमान गढ़े हैं। किसके गुण मर्म से निश्चित, शशिसा मुख ज्योत्सना सा गात, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। उभय अलंकार, चौक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे की सेज पास, नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। मुक्त छंद का प्रयोग निराला के काव्य में दिखाई देता है और सबसे पहले निराला ने ही मुक्त छंद में रचना की और इस मुक्त छंद का विरोध भी उन्हें बहुत सहन करना पड़ा। किसी ने इस मुक्त छंद को खंड छंद कहा, तो कभी इसे केचुआ छंद कहा गया, कभी रवर छंद और कभी कंगारू छंद भी कहा। कहने का अभिप्राय यह है कि निराला को अपने समय में ही, चूंकि उन्होंने कविता को छंदों से या पुरानी परिपाटी से मुक्त कराया था, इसलिए उन्हें उसका विरोध बहुत करना पड़ा। एक कारण यह भी इसको केचुआ छंद इसलिए भी कहा गया है क्योंकि कहीं लाइन छोटी हो जाती है, कहीं लाइन बड़ी हो जाती है, फिर छोटी हो जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको मुक्त छंद कहा गया। पर बाद के आधुनिक कवियों के द्वारा इस मुक्त छंद को बहुत अपनाया गया है। या एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के ऊपर यदि सर्वाधिक किसी कवि का प्रभाव पड़ा है तो वह निराला ही है। मुक्त छंद का प्रयोग देखिए। फिर क्या था पवन, उपवन, सर सरित गिरि कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा, जहां उसने की केली, कली खिली साथ। निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण भी दिखाई देता है। आलम्बन के रूप में प्रकृति चित्रण उन्होंने किया है और छायावादी कवियों की यह विशेषता है कि उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। एक उदाहरण देखिए। देकर अंतिम कर छवि गए अपर पार, श्रमिक चरण लौटे गृह जन निज द्वार। सारे श्रमिक अपने घर लौट रहे हैं। उद्दीपन के रूप में भी प्रकृति दिखाई देती है। जहाँ कवि के भावों को प्रकृति उद्दीप्त करती है वहाँ उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। मानवीकरण के रूप में छायावादी कवियों की यह विशेषता है कि उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात प्रकृति को उन्होंने मानव के रूप में देखा है। संध्या सुंदरी कविता उनकी इसी तरह की कविता है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले, बाह सी अंबर पथ से चली। अलंकारिक रूप में भी उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। अलंकारों के रूप में उन्होंने भारतीय विधवा नारी का चित्रण किया है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। पृष्ठभूमि के रूप में भी उन्होंने प्रकृति का प्रयोग किया है। राम की शक्ति पूजा में जहाँ पर प्रकृति उदास और निराश दिखाई देती है, उसका भी चित्रण उनके काव्य में दिखाई देता है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। प्रतीकात्मक रूप में भी प्रकृति का चित्रण उन्होंने किया है। यह तेरी रणभेरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की, ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल फिर। प्रकृति कहीं कहीं उपदेश देती हुई सी भी प्रतीत होती है। प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। कहीं कहीं प्रकृति रहस्यात्मक रूप में भी दिखाई दे रही है। कौन तम के पार रे कह, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं।
प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में भी दिखाई देती है। उमड़े ऊपर नवधन, घूम घूम अंबर, नीचे लहराते वन, हरित श्याम सागर। यहाँ पर बादलों का वर्णन किया गया है। प्रकृति का यथार्थ चित्रण भी उन्होंने अपने काव्य में किया है। खरीफ निराई जा चुकी है, नहीं करने को रहा कोई काम नहीं। प्रकृति का कमनीय चित्र विधान भी उनके काव्य में दिखाई देता है। पीली ज्वाल, वाहना नीली रूख, विभा प्रभा की खान आन तुम। निराले प्रतिभा के धनी थे और निराला में हिंदी के 3 युग समाहित हैं: छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। स्मृति संकेत देखते हैं। श्री पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1887 ईस्वी की बसंत पंचमी की महिषादल राज्य की मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। उनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा है और उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े। उनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। निराला जी की प्रतिभा बहुमुखी थी और कविता, कहानी, रेखा चित्र, आलोचना, निबंध आदि विविध क्षेत्रों को उन्होंने सफलतापूर्वक अपनाया है। निराला युग प्रवर्तक कवि हैं और हिंदी में मुक्त छंदों के प्रयोग करने का श्रेय उन्हें ही है और हिंदी साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उनका भाव जगत विस्तृत है और छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद को उन्होंने अलंकृत किया है। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी याद में लिखी गई रचना है? अपनी पत्नी, बेटी, दोस्त। उनकी पत्नी के बारे में बता दें कि मनोरमा देवी के कहने से ही उन्होंने हिंदी सीखी। वैसे निराला जी बंगला भाषी थे और मर्यादा तथा सरस्वती पत्रिका की फाइलों से हिंदी सीखी। सरोज स्मृति उनकी बेटी सरोज की याद में लिखी गई है और यह उन्होंने शमशान में बैठ करके लिखी है। निराला जी का जीवन इतना ज़्यादा अभावग्रस्त था कि वो अपनी बेटी का इलाज भी नहीं करवा पाए। जो मार खा रोई नहीं किस कविता से ली गई है? वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली, विधवा, जागो फिर एक बार। सही जवाब वह तोड़ती पत्थर। यह कविता उनकी प्रगतिवादी कविता कहलाती है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व निर्मित था विद्रोही तत्वों से, क्रांतिकारी तत्वों से, विद्रोही एवं क्रांतिकारी तत्वों से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विद्रोही एवं क्रांतिकारी तत्वों से। उन्होंने समाज की भ्रामक रूढ़ियों का भी विरोध किया है और काव्य में आए हुए जितने भी रूढ़िगत छंद थे उनका भी उन्होंने विरोध किया है। निराला जी ने निरंतर संघर्ष किया था सामाजिक समता के प्रति, सामाजिक विषमता के प्रति, समता एवं विषमता के प्रति, किसी के प्रति भी नहीं। सामाजिक विषमता के प्रति, वह चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, कोई भी चीज हो, उन्होंने जीवन भर विद्रोह किया है। निराला फक्कड़ थे, मस्त मौला थे और उनको जो भी चीज रुचि नहीं उसको उन्होंने सीधे सरल शब्दों में कह दिया। कभी उन्होंने यदि कुछ कहा भी और नहीं रुचा तो उसको भी उन्होंने बदल दिया। तो निराला जी ने संघर्ष किया है सामाजिक विषमता के प्रति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के उन अग्रदूत कवियों में है जिन्हें कभी किसी के द्वारा बांधा नहीं जा सका। मुझे उम्मीद है कि आपको इस व्याख्यान से निराला को जानने के बारे में और ज़्यादा उत्सुकता पैदा हुई होगी। अब हम दूसरे व्याख्यान में उनके कुछ काव्यगत भाव सौंदर्य को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम। क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
आज आपने इस कार्यक्रम का पहला भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर मधु जैन, उद्घोषिका विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।